वेलकम बैक। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, तो ये हमारा क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2 है, जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप कहो तो इम्पोर्टेंट मतलब बोर्ड्स के लिए तो है ही, साथ साथ में अगर फ्यूचर में आप लोग साइंस स्ट्रीम से पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें आपको उन सभी चीज़ों के लिए बेस इसी चैप्टर में मिलेगा। तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, और इस वीडियो में इस चैप्टर के पूरे एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखेंगे लाइन बाय लाइन, और समझेंगे कि आखिर हमारा एनसीईआरटी बुक कहना क्या चाह रहा है, हमको समझाना क्या चाह रहा है। तो शुरू करते हैं। You have learned in your previous classes that the sour and bitter taste of our food are due to acids and bases respectively present in them। तो प्रीवियस क्लासेस में मतलब जूनियर क्लासेस में भी हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि हमारे खाने में अगर शॉर यानी खट्टा और बीटर यानी थोड़ा सा कड़वा टेस्ट है, तो वो एसिड्स और बेसेस के मौजूद होने के कारण ही होता है। If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। और हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मान के चलो कि आप किसी पार्टी में गए थे या फिर कोई फंक्शन था, आपने खा लिया, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था, आपने ज़्यादा खा लिया और हो गई आपको एसिडिटी। तो अब पूछा जा रहा है कि अगर अब आपको एसिडिटी हो चुकी है तो इसके इलाज के लिए आप क्या लेंगे? लेमन जूस लेंगे, विनेगर लेंगे या फिर बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन लेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि एसिडिटी की प्रॉब्लम को फिनिश ख़त्म करने के लिए हम लोग किसी माइल्ड बेस यानी कि कोई एंटासिड यूज कर सकते हैं, और हमारे पास यहाँ पे एंटासिड नाम का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे बेस आपको देखने से लग रहा होगा, यहाँ पे बेकिंग सोडा ये हमारा एक बेस है, माइल्ड बेस है और इडिबल बेस है, यानी कि हम लोग इसको अगर खा भी ले या पी भी ले तो ज़्यादा हमारे ऊपर कुछ असर पड़ेगा नहीं। तो इलाज के तौर पे हम लोग यहाँ पे बेकिंग सोडा का सलूशन ले सकते हैं, ताकि हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। उसके बाद में बोला जा रहा है, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी। तो अभी हम लोगों ने जो इलाज सोचा, तो उसमें कौन सा प्रॉपर्टी के बारे में सोचा? Surely you must have used your knowledge about the ability of acids and bases to nullify each other's effect। तो यहाँ पे हम लोगों ने मतलब जो इलाज सोचा बेकिंग सोडा, तो किस प्रॉपर्टी के आधार पे सोचा? मतलब हमको ये पता था कि एसिडिटी होती है एक्सेस रिलीज ऑफ एसिड के कारण, हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके एक्सेस रिलीज के कारण। तो हमको आराम चाहिए था, तो हम लोग जानते हैं कि एसिड का इलाज बेस है, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक बेस को चुना। और यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि एसिड्स एंड बेसेस टू नलीफाई ईच अदर इफेक्ट। तो एसिड और बेस दोनों के पास ये एबिलिटी है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को एकदम काट देते हैं। जैसे लोहा लोहे को काट देता है, वैसे एसिड और बेसेस एक दूसरे के प्रॉपर्टी को खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। याद करने की कोशिश कीजिए, आपने अपनी पहली कक्षाओं में ये पढ़ा ही होगा कि खट्टा और कड़वा होता है एसिड और बेस, लेकिन उसको हमेशा टेस्ट नहीं करके भी पता लगाया जा सकता है कि वो एसिड है या बेस। कैसे? तो जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, एसिड बेसिस का जब भी चर्चा होता है तो उसके साथ एक और चीज़ का चर्चा करना पड़ता है, जो कि है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या है, इसी के बारे में हमको नीचे समझना है, तो देखते हैं। यू ऑलरेडी नो डैट acids sour in taste and change the color of blue litmus to red। तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि एसिड्स खट्टे होते हैं टेस्ट में, और ब्लू लिटमस का कलर रेड कर देते हैं। और उसी के जगह पर बेसिस बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। और बेस होता है कड़वा टेस्ट में, लेकिन चेंज करता है रेड लिटमस को ब्लू में। अब भाई, ये तो पता चल गया कि लिटमस को ब्लू कर रहा है, लिटमस को रेड कर रहा है, लेकिन पहले लिटमस होता क्या है ये तो देख ले। तो लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर।
तो लिटमस हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल बोले तो प्राकृतिक से प्राप्त होता है, जिसको हमको बनाना नहीं पड़ता है, वो नेचर में पहले से ही अवेलेबल है। हैव यू नोटिस दैट a stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it? तो आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा, बचपन में मेरे साथ भी ऐसा होता था कि कभी कभी खाना खाने के टाइम में कड़ी या फिर दाल ऐसा कुछ गिर जाता था, अगर मेरे कपड़े पे, स्कूल ड्रेस पहन के अगर खाता था मैं और गिर जाता था, तो एक बात मैं नोटिस करता था कि जब मम्मी उसको धोती थी तो वहां पर उसका कलर येलो से रेड हो जाता था। तो मुझे बचपन में ये पता नहीं था, मैं भी सोचता था कि वाह क्या जादू है। लेकिन बाद में हमको पता चला कि ये जो सोप होता है वो बेसिक नेचर का होता है। सोप और डिटर्जेंट जो भी बोला आप, ये बेसिक नेचर का होता है। और अगर कोई बेस टर्मरिक यानी हल्दी पर लगता है या फिर हल्दी का दाग हो, तो उस पे भी अगर लगता है तो उसका कलर रेड हो जाता है। और फिर उसके बाद में इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। और फिर वापस से वो येलो हो जाता है, कब? जब उसको वापस पानी के साथ धो दिया जाता है। You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test for acids and bases। और यहाँ पे दो और इंडिकेटर्स के नाम दिए गए हैं ये, लेकिन ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, यानी कि इनको बनाया जाता है लेबोरेटरी में। और ये दोनों है मिथाइल ऑरेंज और फेनोफेथलीन। In this chapter, we will study the reactions of acids and bases, how acids and bases cancel out each other's effect, and many more interesting things that we use and see in our day to day life। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि एसिड और बेस कैसे एक दूसरे का इफेक्ट को पूरा तरह से कैंसल यानी खत्म कर देता है, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स जो कि हमारे डेली लाइफ में हम यूज करते हैं और देखते हैं, लेकिन उनको अभी तक समझ नहीं पाते थे, तो आज से समझना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बक्सा यहाँ पे बना हुआ है, जिसके बाहर आप लोग देख सकते हो डू यू नो लिखाया है। तो क्या आप लोग जानते हो? तो पहले देख लेते हैं कि क्या आप लोग सच में ये जानते हो कि नहीं। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई एक्ट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। तो लिटमस सॉल्यूशन हमारा एक पर्पल कलर यानी पर्पल कलर का एक डाई यानी कि आप वो कह सकते हो, कलर कह सकते हो, पर्पल कलर का एक पाउडर आप कह सकते हो, जो कहो वो, जो कि लाइकेन लाइकेन एक प्लांट है जो कि थैलोफाइटा डिवीजन, अगर आपने क्लास 9th डाइवर्सिटी चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लाइकेन थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, इसका यूज किया जाता है एसिड और बेस को पता करने में कि कौन सा सब्सटेंस एसिड बेसिक है। When the litmus solution is neither acidic or basic, its color is purple। अगर ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है तो लिटमस कलर का पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका, और वो पर्पल का पर्पल ही रहेगा। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, colored petals of some flower such as hydrangea, putinea, and geranium, which indicate the presence of acid or base in a solution। These are called acid-base indicators or sometimes simply indicators। तो यहाँ पे और भी मटेरियल्स हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं, जैसे कि रेड कैबेज लीव्स हो गया, हल्दी हो गया, कुछ फ्लावर्स के कलर्ड यानी रंगीन पंखुड़ियाँ आप कह सकते हो वो, जैसे कि हाइड्रेंजिया प्लांट हो गया, प्यूटेनिया, जर्वेनियम। तो ये सब ऐसे प्लांट है जो कि नेचर में पाए जाते हैं, और इनका यूज एसिड और बेस सॉल्यूशन को पता करने के लिए किया जा सकता है। और इन्हीं मटेरियल्स को एसिड बेस इंडिकेटर्स कहा जाता है और सिंपली इंडिकेटर्स कहा जाता है। तो अब चलते हैं अगले पार्ट पे। तो हमारा अगला पार्ट है अंडरस्टैंडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो अब बात करते हैं एसिड्स एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज की। एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। अब ये क्या है? ये एक एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना होगा? सेपरेट वीडियो देखना होगा। इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 की एक्टिविटी भी नहीं देखी है तो उसको भी अगर आप देखने के लिए इच्छुक हो, आपको मन हो कि देख लेते हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हो। तो एक्टिविटी की बात तो हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पे। तो हाँ,
यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स की बात की गई थी इस एक्टिविटी में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, फेनोफेथलीन के बारे में कहा गया है, मिथाइल ऑरेंज के बारे में कहा गया है, ब्लू लिटमस यहाँ पे लिखाया गया है, रेड लिटमस। तो ये सब इंडिकेटर्स हैं, और दीज इंडिकेटर्स टेल्स वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। तो ये जो सब्सटेंसेज है वो लोग अपना कलर चेंज कर देते हैं, एसिड या बेस किसी में भी जाने से कलर चेंज कर देते हैं। और these are some substances whose order change in acidic or basic media। तो there are substances whose order changes in acidic और basic media। मीडिया यानी कि मीडियम का प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे सबस्टांसेस भी मौजूद है जो कि अपना कलर के जगह पर अपना ऑर्डर यानी कि स्मेल, अपना टेस्ट चेंज कर देते हैं। ऐसे इंडिकेटर्स को olfactory इंडिकेटर्स कहा जाता है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट सम दिस इंडिकेटर्स। और चलो हम लोग कोशिश करते हैं ऐसे कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पता लगाने का जो कि अपना स्मेल या टेस्ट चेंज करते हैं कलर के अलावा। तो यहाँ पे दिया गया है कि वनीला, ओनियन एंड क्लोव। Which of these vanilla, onion and clove can be used as olfactory indicators on the basis of your observations। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी थी, तो एक्टिविटी तो मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो में ही बताने वाला हूँ। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ढंग से समझने के लिए एक्टिविटीज़ को भी समझना जरूरी है। तो आप लोग एक्टिविटीज़ की वीडियो मिस मत कीजिएगा, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है, ये वनीला, ओनियन एंड क्लोव, ये तीनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। और ये लोग का क्या है कि ये लोग ना एसिड जब आप लोग इन पे डालोगे ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नथिंग चेंज। लेकिन जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में आएंगे तो ये अपना स्मेल ही गायब कर देंगे, अपना टेस्ट ही गायब कर देंगे, यानी कि इनके स्मेल बदल जाएंगे, इनके टेस्ट बदल जाएंगे, कलर वही रहेगा। और हमारा अगला टॉपिक है, हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विथ मेटल्स। तो एसिड और बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं कैसे, क्या क्या बनाते हैं, यही सब चीज़ हमको देखना है। तो चलते हैं देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे पहले एक फिगर दिया गया है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे जिंक के कुछ ग्रेनुअल्स यानी छोटे छोटे पीसेस लिए गए थे, और यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इस टेस्ट ट्यूब में था, तो इसमें जिंक डाला गया। उसके बाद में क्या होता है कि एक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। और ये वाला जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है ना, वो 1 चैप्टर में भी हुआ था, जिसमें जिंक के कुछ ग्रेनुअल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया गया था। तो हमको प्रोडक्ट के तौर पे मिला था जिंक सल्फाइड प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। भूल गए क्या? अगर भूल गए तो जाके पिछले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो हमारा हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन गैस का एक मस्त वाला प्रॉपर्टी होता है कि अगर हाइड्रोजन गैस है ना, तो उसको चेक करना सबसे आसान है। जहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना, उसके सोर्स के पास में कोई बर्निंग कैंडल या फिर बर्निंग मैच स्टिक लेके जाओ, और फिर उस नोटिस करो कि वहाँ पे क्या होगा। तो आप लोग जैसे ही वो करोगे, पॉप साउंड सुनाई देगा और वो कैंडल बुझ जाएगा। और वो पॉप साउंड किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। इतना तो हम लोग बहुत महीनों से, सालों से सुनते आ रहे हैं कि हाइड्रोजन बर्न्स विथ ए पॉप साउंड। तो यहाँ पे भी वही चीज दिया गया है, मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। Note that the metal in the above reactions displaces hydrogen atoms from the acids as hydrogen gas and forms a compound called a salt. Thus, the reaction of a metal when an acid can be summarized as, यानी कि यहाँ पर जो मैंने आपको अभी समझाया, उसमें क्या हो रहा था कि एक एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसको रिएक्ट कराया गया जिंक के ग्रेनुल के साथ, यानी कि एक मेटल के साथ, और हमको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस और एक साल्ट जिसका नाम है जिंक सल्फाइड। तो हम लोग इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि एसिड प्लस मेटल, यानी कि एसिड और मेटल का जब आपस में रिएक्शन कराया जाएगा तो हमको प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये बहुत ही इजी था, इसको समझने में भी आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। 1 चैप्टर में भी ये वाला एक्टिविटी अगर सीरीज आपने देखी होगी या फिर उसके एक्सप्लेनेशन देखे होंगे, तो मैंने बताया था कि वहाँ पे क्या हो रहा था। तो अब अगला है, यहाँ पे तो एसिड के बारे में हम लोग ने देख लिया, और यहाँ पे एक बेस के साथ भी मेटल का रिएक्शन दिया गया है। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोज। तो इस एक्टिविटी में जो रिएक्शन हो रहा था उसका यहाँ पे दिया गया है कि क्या हो रहा है। तो जिंक
सॉरी जिंक नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसको रिएक्ट कराया जा रहा है जिंक मेटल के साथ, जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है, और प्रोडक्ट में हमको मिलता है Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस तो मिलना ही मिलना है। तो आप लोग ये देख के समझ गए होंगे कि एक बेस और मेटल का रिएक्शन कराया जा रहा था और हमको प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है एक साल्ट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हर बेस मेटल के साथ या फिर हर मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है। बेसिकली दो ही ऐसे मेटल्स है मेरे ध्यान में जो कि बेस के साथ रिएक्शन कर पाते हैं, जिंक और एल्यूमिनियम, और बाकी ऐसा नहीं कर पाते। क्यों, वो हम आगे जान जाएंगे। फिलहाल चलते हैं अगले पार्ट पे। तो यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फाउंड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। तो यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है कि हाइड्रोजन फिर से हमको मिला, लेकिन यही चीज़ कहा जा रहा है कि हर मेटल के साथ ये पॉसिबल नहीं है कि हाइड्रोजन गैस निकले या फिर वो बेस के साथ रिएक्ट कर जाए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आगे में है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड्स। तो मेटल का कार्बोनेट और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, यही चीज़ हमको देखना है। तो इस एक्टिविटी में तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन एक्टिविटी तो मैं आप लोगों को इसमें बता नहीं सकता, बहुत टाइम ले लेगा। तो इसको सिंपली फिगर के हिसाब से ही समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम कार्बोनेट के कुछ ग्रेनुअल्स इसमें डाले गए हैं, और रिएक्शन हुआ तो कुछ फॉर्म होगा, सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो फॉर्म होगा। तो फॉर्म होता है जो कुछ भी, उसके साथ में एक और गैस फॉर्म होता है जिसका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये गैस का टेस्ट करने के लिए यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब से इसका कनेक्शन करके टेस्ट ट्यूब का एक सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी सिलेक्ट लाइम का सॉल्यूशन है, उसमें लाया जाता है। और CO2 जैसे ही सॉल्यूशन में इंटर करेगा, इस सॉल्यूशन का कलरलेस से हल्का सा मिल्की वाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ये कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे समराइज करके दिया गया है। द रिएक्शंस occurring in the above activity are written as टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में जो रिएक्शन हो रहा था वो था Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यानी कि सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमको मिलता है सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे कोफिशिएंट्स भी लगे हुए हैं, 2 2 ऐसे करके, तो इसका मतलब साफ है कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, हमको इसमें बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक और रिएक्शन हुआ था टेस्ट ट्यूब बी में, जिसमें क्या था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराया गया था। प्रोडक्ट में हमको मिला था NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन जो कि लिक्विड, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में हमको मिला है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग लाइम वाटर सॉल्यूशन में पास करते हैं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पास करते हैं, तो हमको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि वाइट प्रेसिपिटेट है, इसीलिए इसका कलर मिल्की वाइट हो जाएगा, इसका अंदर का कलर मिल्की वाइट हो जाएगा। और एक और प्रोडक्ट मिलता है जो कि है वाटर। चलते हैं अब अगले पार्ट पे। तो अगला पार्ट में हमारा ये भी दिया गया है कि अगर हम लोग यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड पास कराए, अगर उसको एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देते हैं तो फिर क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ वाटर भी वहाँ पे मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड और पास कराते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, जो कि बेस होता है। फिर उसका कलर वापस कलरलेस हो जाएगा। इसीलिए इतना ही पास कराइए जितने में मिल्की वाइट रहे, ज़्यादा अगर पास कराइएगा तो सॉल्यूशन वापस कलरलेस हो जाएगा। अब आगे है लाइम स्टोन, चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और जो लाइम स्टोन है चूना पत्थर है, और चौक है जिसका हम लोग यूज करते हैं, और मार्बल जिसका बिल्डिंग्स हाउसेस ये सब बनाने में यूज किया जाता है, वो सब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के ही डिफरेंट फॉर्म्स है। All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acids to give a corresponding salt, carbon dioxide and water। तो जितने भी मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट है मेटल के, अगर उनका रिएक्शन एसिड के साथ होता है, अगर उनका रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो प्रोडक्ट में हमको मिलेगा एक सॉल्ट और एक
एक नहीं मतलब वाटर मिलेगा और एक गैस मिलेगा जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो होप कि आप लोगों को अभी तक का जो भी मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ भारी चीज़ें हैं नहीं, एकदम इजी इजी चीज़ें, आराम से बुक पढ़ते चलो और समझते चलो। तो अभी आगे का टॉपिक है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर एसिड का और बेस का दोनों का मेटल के साथ दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पे मेटल का नहीं दिखाया गया है, मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि कोई मेटल अपने मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर ले और कुछ बना दे, ये रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा, इसीलिए सिर्फ एसिड के साथ ही ऐसा होता है। और अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे कि एसिड और बेस आखिरकार आपस में रिएक्ट करते कैसे हैं भाई, करते कैसे हैं इन द एबव एक्टिविटी। तो यह कि दी गई थी, इसमें कुछ दिया गया था क्या, तो हम लोग को पता चल जाएगा। वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ ए बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज एज। तो यहाँ पे एक्टिविटी में जो भी कुछ हुआ था उसका शॉर्ट में समझे तो एक एसिड था और एक बेस था। यहाँ पे एक बेस ने एक एसिड के इफेक्ट को नलिफाई यानी कैंसिल यानी कि खत्म कर दिया, और एस वाइस वर्सा लिखा है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि बेस के असर को एसिड खत्म कर दे। और जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा था उसका इक्वेशन भी दिया गया है कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मिल के बना रहा है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है, और H2O यानी कि वाटर। तो the reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction। बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी पढ़ना पड़ रहा है कि कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक सॉल्ट और वाटर देता है, इसी रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और अगर जनरल फॉर्म में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को लिखे तो ऐसे लिखा जा सकता है, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये बहुत ही इजी चीज़ है, पहले भी पढ़ी थी, समझ में तो आ ही गए होंगे। चलते हैं अगले पार्ट पे, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। अब मेटल के कुछ ऑक्साइड हैं जिनको एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाएगा, तो देखिए क्या होता है। और पहले ये आप लोगों को शायद पता होगा या फिर नहीं भी पता होगा, तो मैं बता दूं कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तो देखिए क्या होगा, you will notice that the color of the solution becomes blue-green and the copper oxide dissolves. The blue-green color of the solution is due to the formation of copper chloride, और कॉपर के जगह पे हम यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कॉपर सेकेंड दिया हुआ है। The general reaction between a metal oxide and an acid can be written as। तो यहाँ पे एक्टिविटी 2.7 में ना एक एक्टिविटी की गई थी जिसमें कि कॉपर ऑक्साइड को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया गया था। तो उसमें हमको क्या होता है कि फॉर्मेशन हो जाता है कॉपर क्लोराइड का और वाटर का। तो कॉपर क्लोराइड है तो उसका कलर ब्लू ग्रीन होता है, तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू ग्रीन हो गया क्योंकि वाटर के पास तो अपना कोई कलर है नहीं, जो चीज़ इसमें मिलाएगा उसका कलर ले लेगा वो। तो कॉपर क्लोराइड की वजह से उसका कलर हो जाता है ब्लू ग्रीन। और इसी एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट जो भी कहो आप, इसके बेसिस पे हमको यहाँ पे लिख दिया गया है कि अगर मेटल ऑक्साइड है और रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो प्रोडक्ट के तौर पे हमको मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ही प्रोडक्ट के तरह है, सेम टू सेम। तो अब अगले पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन। तो सबसे पहले हमको इसको बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो बैलेंस इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए तो आपको एक्टिविटी सीरीज की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो एक्टिविटी सीरीज की वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, और बाकी आप लोग खुद से भी होशियार है, अपने से भी बैलेंस कर ही सकते हैं तो कर लीजिएगा, और भी अच्छी बात है। सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एसिड्स टू गिव सॉल्ट्स एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ ए बेस विथ एन एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। तो जो हमने रिएक्शन देखा मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ, उसमें प्रोडक्ट मिलता है सॉल्ट और वाटर। सिमिलरली यानी कि इसी उसी प्रकार से जैसे कि हमने एक बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराया था, तो इसीलिए यहाँ से पता चलता है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका था। तो अब अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बारी है बेस के साथ रिएक्ट कराने की। You saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide in activity 2.5।
तो एक एक्टिविटी 2.5 था जिसमें हम लोगों ने नोटिस किया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जा रहा था, तो वहाँ पे कलर चेंज हुआ था और फिर बन चुका था कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखते हैं क्या कहा जा रहा। Calcium hydroxide, which is a base, reacts with carbon dioxide to produce a salt and water. Since this is similar to the reaction between a base and an acid, we can conclude that non-metallic oxides acidic in nature. तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक बात ध्यान दिया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है और डाइऑक्साइड है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑक्साइड नहीं है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ही है जिसका रिएक्शन यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक बेस के साथ हो रहा था, तो हमको कुछ प्रोडक्ट मिला था। और इसी से ये बात पता चलता है कि इट इज़ सिमिलर टू रिएक्शन बिटवीन ए बेस एंड एन एसिड। तो यहाँ पे एसिड का काम आप लोग कह सकते हो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड ने कर दिया था, इसीलिए हमको प्रोडक्ट के तौर पे एक सॉल्ट और एक नहीं मतलब वाटर भी मिला था, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही प्रोडक्ट होता है। तो सेम टू सेम है, यानी कि कभी मेटेलिक ऑक्साइड बेस का काम कर देते हैं, तो वैसे कभी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड का काम कर देते हैं, और प्रोडक्ट के तौर पे हमको मिलता है सॉल्ट और वाटर। तो बहुत ही इजी टॉपिक था, और अब मेरे ख्याल से ये टॉपिक पूरा तरह से समाप्त हो चुका है। अगला टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन? तो क्या ऐसा चीज़ है जो कि सारा बेस के पास भी है, सारा एसिड के पास भी है? सोचो आप लोग, अगर सोच रहे हो तो सोचो, नहीं तो अभी समझो, क्योंकि थोड़ा देर में आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि क्या है वो चीज़। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सभी एसिड्स के पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज? और ऐसा कौन सा कारण है जिसके वजह से उनका प्रॉपर्टी सेम हो रहा है? वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स। और 2.3 हो या फिर जो भी एसिड के साथ मेटल वाला रिएक्शन हो, उसमें हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ही हो रहा था। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। तो हाइड्रोजन ऐसा लगता है कि सभी एसिड्स में कॉमन। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो एक ट्रायल मतलब सॉरी एक एक्टिविटी किया जा रहा है यहाँ पे, एक्टिविटी 2.8, जिसमें चेक किया जा रहा है कि सारे हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स एसिडिक होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे एक इमेज है, आप लोग देख सकते हो, 6 वोल्ट की बैटरी ली गई है, एक बल्ब है, मतलब पूरा एक क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है, सर्किट। और बीच में कंडक्टर के जगह पर लिया गया है एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन। अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन अगर कंडक्टर है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, तो फिर ये बल्ब ग्लो होगा। और जैसा कि आप लोग इमेज में देख कि बल्ब के सामने पीला कलर बना हुआ है, यानी कि बल्ब ग्लो हो रहा है। तो इस बात से ये प्रूफ होता है कि एसिड का जो सॉल्यूशन है, यानी कि एसिड नहीं लेकिन एसिड का वाटर में, एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट कर सकता है। The bulb will start glowing in the case of acids as shown in figure 2.3। तो जैसा कि अभी हम लोग देखा कि बल्ब ग्लो कर ही रहा था, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब भाई यहाँ पे ग्लूकोज और अल्कोहल कहाँ से आ गया? ये इसीलिए है क्योंकि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है, यानी कि हाइड्रोजन उसमें भी प्रेजेंट है। और अल्कोहल का होता है जनरली मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, तो CH3OH, सॉरी ये मिथाइल अल्कोहल का है, C2H5OH, ये होता है वो अल्कोहल जो कि हम लोग पीने के, हम लोग नहीं मतलब कुछ लोग पीने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये सब जो सॉल्यूशंस है उसमें हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्यों? थोड़ा देर में पता चल जाएगा। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू द सॉल्यूशन। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उस सॉल्यूशन के द्वारा। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशंस बाय आयंस। अब देखो, आयंस की चर्चा हो गई, तो आयंस क्या होती है? शॉर्ट में बता दूं तो आयंस जब भी कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर लूज करता है तो वो आयंस के फॉर्म में टूटता है। जब भी हम लोग कोई सॉल्यूशन, अगर वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वो जो अंदर का सॉल्यूशन होता है ना वो आयंस के फॉर्म में टूट जाता है, और वही आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। तो acids contain H plus ion as cation and anions such as Cl minus in HCl, NO3 minus in
HNO3SO4 in H2SO4 CH3COO माइनस इन CH3COOH। तो ये सब इतने भारी भारी नाम क्या है, तो मैं आपको ये अच्छे से समझा दूं कि एसिड्स के अंदर H प्लस यानी कि हाइड्रोजन कैटायन के रूप में प्रेजेंट होता है, और एनायन यानी निगेटिव आयन के तौर पे आपको HCl में Cl यानी क्लोरीन का आयन, और नाइट्रिक एसिड में नाइट्रेट का आयन, और सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट का आयन, और ये जो सॉरी इथेनोइक एसिड है, ये जो CH3CO है, इथेनोइक एसिड में CH3CO यानी कि ये जो लॉन्ग चेन कार्बन का जो पार्ट है ना, वो काम करता है निगेटिव आयन का। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन सॉरी सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड H+, तो कैटायन जो पॉजिटिव आयन है वो H+ यानी कि हाइड्रोजन का आयन है। दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो आखिरकार हमको पता चल गया कि एसिडिक प्रॉपर्टीज जो होती है उसका कारण है हाइड्रोजन का आयन। हर एसिड हाइड्रोजन का आयन प्रोड्यूस करता है कैटायन के रूप में। तो इसीलिए सारे एसिड के पास हाइड्रोजन आयन है, इसलिए उनके सारे मतलब ज़्यादातर सारी प्रॉपर्टीज एकदम सेम होती है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, etc. व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्टिविटी। तो कुछ अल्कलीस यानी कि वाटर सोल्यूबल बेस जो पानी में घुलते हैं उनको लेके यही रिएक्शन कहा जा रहा है, करने के लिए यही एक्टिविटी कहा जा रहा है। तो जब हम लोग के साथ भी एक्टिविटी करेंगे तो हमको रिजल्ट में यही मिलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। और वहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो ये जो बेस है वो दो आयंस में टूटते हैं। एक अपना जो मेटल जो है एलिमेंट जुड़ा हुआ उसके आयन में जो कि पॉजिटिव आयन का काम करता है, और निगेटिव आयन के तौर पे OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन में टूटते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन ही होता है जो कि बेस सब में कॉमन होता है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में भी आयंस ही हेल्प करते हैं। तो इतना तक तो समझ गए होंगे आप लोग। अगला हमारा पार्ट है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सोल्यूशन। तो अभी जो ऊपर पढ़ा उसी को फिर से थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आगे दिया गया है कि एसिड और बेस को वाटर में रखने पे होता क्या है। एक एक्टिविटी है जिसका सीधा कंक्लूजन हम लोग देखेंगे। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट हमको ये बता रहा है कि हाइड्रोजन आयंस तभी प्रोड्यूस होंगे कोई भी एसिड में, चाहे वो HCl हो चाहे जो भी हो, जब वो प्रेजेंस ऑफ वाटर यानी कि वाटर की मौजूदगी में उनके साथ जो रिएक्शन कराया जाएगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा कुछ भी, तो वाटर के प्रेजेंस में ही होना चाहिए। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द absence ऑफ वाटर। पानी के बिना ये जो आयन है वो सेपरेट नहीं हो सकते हैं। HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस Cl माइनस। यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उनको वाटर में डिसॉल्व किया गया है, तो हमको मिलता है H3O यानी कि हाइड्रोनियम आयन। इसको हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हो आप। एक तरफ मिलता है क्लोरीन आयन जो कि निगेटिव आयन यानी एनायन का काम करता है। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो आप लोग H3O ये वाला पार्ट देख रहे हो ये सीधे नहीं बनता है। मतलब क्या कि जब रिएक्शन होता है तो बनता क्या है कि हाइड्रोजन आयन और वाटर और क्लोरीन तीनों मतलब बनता है, निकलता है प्रोडक्ट के तौर पे। लेकिन हाइड्रोजन अकेले नहीं रह सकता है, इसीलिए वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है और बन जाता है हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोनियम आयन। We have seen that acids give H3O plus or H plus aqueous ion in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. तो अभी हम लोगों ने देखा कि एसिड को अगर पानी में मिलाते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो हमको मिलता है हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन। अब बात करते हैं बेस की कि आखिर बेस हमें क्या देगा। बताओ बेस हमें क्या दोगे। तो बेस कहता है NaO इसका जब वाटर में डिसॉल्व कराया गया तो हमको मिलता है Na+, यानी कि मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा वाटर और NaOH के सॉल्यूशन में से, तो हमको मिलेगा Na+ आयन और OH माइनस आयन, यानी कि कैटायन है सोडियम का और एनायन है हाइड्रोक्साइड का, जो कि इसको हम लोग हाइड्रोक्सिल भी कह सकते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन भी कहीं कहीं पे लिख दिया जाता है। तो दोनों सेम ही चीज़ है, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। और भी सारे एग्जाम्पल है बेस के, तो ये KOH यानी कि
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और ये MgOH यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये सभी जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा, इनके वाटर के साथ मिला के जब सॉल्यूशन बना के इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा, तो हमको मिलेगा यहाँ पे पोटेशियम वाले में मिलेगा पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, मैग्नीशियम वाले में मिलेगा मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। यानी कि एक चीज़ कॉमन है, जैसे एसिड में हाइड्रोजन आयन का बनना, वैसे ही बेस में हाइड्रोक्साइड आयन्स का बनना। तो बेसेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन्स इन वाटर, तो वाटर में बेसेस यानी कि बेस हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करते हैं। और फिर यहाँ पे एक स्पेशल टर्म अल्कलीज, यानी कि बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। यानी कि वैसे बेसेस, मतलब सारी बेसेस नहीं, कुछ बेसेस ऐसे होते हैं जो कि वाटर में आराम से डिजोल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं उसमें अच्छे से, तो उनको अल्कलीज कहा जाता है। ऑल बेसेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, सभी बेस अल्कली नहीं होती है। एंड अल्कली इज ए बेस दैट डिजोल्व्स इन वाटर, और अल्कली वो बेस है जो वाटर में डिजोल्व हो जाता है। दे आर सोपी टू टच, इनको टच करिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि साबुन को टच कर रहे हैं। बीटर एंड कोरोसिव, बीटर यानी कि अगर टेस्ट करिएगा तो कड़वा होगा, और कोरोसिव यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जहाँ पे गिर गया वहाँ पे निशान कर देगा। अगर वो स्किन हुआ तो फिर जला देगा, कपड़ा होगा तो सीधे छेद कर देगा। Never taste or touch them as they may cause harm. Which of the bases in the table 2.1 are please? तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे, एक सजेशन है कि कभी भी टेस्ट या टच करने की कोशिश ना करें ऐसे बेसेस या फिर एसिड जो भी हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और यहाँ पे एक बात कही गई कि टेबल 2.1 में कौन सी बेसिस अल्कली हैं, तो ये हम लोग टेबल 2.1 जब एक्टिविटी सीरीज कर रहेंगे तो उसमें देखेंगे। तो अभी आगे का देखते हैं। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H प्लस एंड ऑल बेसिस जनरेट OH माइनस, वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। और अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि सभी एसिड H प्लस आयन जनरेट करते हैं, सभी बेस OH माइनस आयन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक और तरीके से देखा जा सकता है इसमें, जिससे ये साफ साफ क्लियर होगा कि आखिरकार सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एसिड प्लस बेस यानी कि हाइड्रोजन, और कोई एक्स के जगह पे यहाँ पे एसिड का जो दूसरा पार्ट यानी कि जो एनायन का काम करता है वो वाला पार्ट, जैसे कि Cl हो गया, SO4 हो गया, ये सब आ सकता है। और यहाँ पे MOH यानी कि M के जगह पे वो मेटल ले सकते हैं जिसका हाइड्रोक्साइड बनता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो भी है। और देखिए प्रोडक्ट के तौर पे हमको मिलता है MX, यानी कि जो जो इधर एनायन वाला पार्ट है, इधर जो कैटायन वाला पार्ट है, वो दोनों मिलके एक सॉल्ट बना लेता है। और प्रोडक्ट के तौर पे हमको मिलता है HOH, यानी कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन एक्वस यानी कि हाइड्रोजन आयन, OH माइनस एक्वस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके वाटर बना लेते हैं। इसीलिए हमको न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट मिलता है वाटर प्लस साल्ट या फिर सॉल्ट प्लस वाटर। तो चलते हैं आगे वाले पार्ट पे। तो हमारा आगे वाला पार्ट कहा जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। तो जब भी किसी एसिड या बेस को थोड़ा सा उसका पावर घटाना रहता है तो हम लोग एक प्रोसेस करते हैं, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एसिड को वाटर में मिलाया जाता है, ताकि अगर मतलब हल्का सा एसिड का यूज है जहाँ पे हमको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यानी कि खतरनाक वाले एसिड की जरूरत नहीं है, तो उसको डाइल्यूट किया जाता है। जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और एसिड की मात्रा कम होती है, उसको डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। केयर मस्ट बी टेकन while मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। और ध्यान बहुत ही अच्छे से देना चाहिए जब भी हम लोग कंसनट्रेटेड एसिडिक कोई भी चीज़ को वाटर में मिला रहे होते हैं, चाहे वो नाइट्रिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, और एसिड को आराम से वाटर में ऐड करना चाहिए, आराम आराम से मिलाते मिलाते। If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns। और अगर हम लोग बेवकूफ़ी करते हैं यानी कि अपना दिमाग लगा के वाटर को ऐड करते हैं कंसनट्रेटेड एसिड में, तो होगा क्या कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होगा तो हो सके कि वो मिक्सचर बाहर स्प्लैश आउट, उसके मतलब होता है ना कि मतलब अचानक से कोई भी चीज़ कुछ ज़्यादा ही गर्म होता है तो इधर उधर उछलने लगता है, मतलब पानी उबलते हुए कभी कभी होता है कि बीकर से बाहर आता है और या फिर उछलने लगता है, वैसा ही टाइप में, मतलब बाहर स्प्लैश आउट यानी कि बाहर उछल सकता है, जो कि अगर हमको ऊपर पड़ा तो जल जाएंगे हम। द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, और ग्लास कंटेनर भी टूट सकता है क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है भाई, तो ग्लास कंटेनर कितना हीट सहेगा, वो टूट ही जाएगा ना। लुक आउट द वार्मिंग साइन, सॉरी वार्निंग साइन,
तो यहाँ पे ये वार्निंग साइन आप लोग देख सकते हो, इसमें साफ से दिखाई दे रहा है कि अगर एसिड या बेस मेटल पे गिरता है तो उसको क्या हालत करता है, और अगर हमारे हाथ पे गिर जाए तो क्या हालत करेगा। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। Mixing an acid or base with water results in decrease in the concentration of ions per unit volume। और अगर हम लोग किसी भी एसिड या बेस में वाटर मिलाते हैं तो इससे क्या होता है कि उसका कंसंट्रेशन ऑफ आयन, उसमें का जो एसिड है तो उसका हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, और अगर बेस है तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन घटता जाता है। तो सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। और ऐसा प्रोसेस जिसमें एसिड या बेस को वाटर में ऐड किया जाता है इसको बोला जाता है डाइल्यूशन। जो एसिड या बेस जिसको डाइल्यूशन के प्रोसेस के बाद मिलता है उसको कहा जाता है डाइल्यूटेड एसिड या फिर डाइल्यूटेड बेस। तो ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा काफ़ी लंबा है, इसलिए इसका जो बाकी का कुछ बचा खुचा टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो गुड बाय, और ऐसे ही आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर आप लोगों को पिछले चैप्टर या फिर एक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डिस्क्रिप्शन में जाके आराम से उस वीडियो को देखें। कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो समझ लें। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सभी डाउट्स को क्लियर कर दूँ।